तो चीज़ क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि इंश्योरेंस भी मेरे एंगल से इट्स अ प्रोटेक्शन ऑफ योर मनी। कैसे मैं आपको बताता हूँ। इन केस एनीथिंग हैपन्स टू योर फैमिली मेम्बर और कुछ आपके साथ ऐसा हो जाए जिसमें आपको मेडिकल एक्सपेंसेस में 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए का खर्च करना पड़े, तो वो खर्च आप कहाँ से करोगे अगर आपके पास इंश्योरेंस की प्रोडक्ट ना हो। तो क्या होता है कि उस समय आपने जो एफडीआर बनाई है आप उसी एफडीआर को तोड़ोगे और उसी एफडीआर में से आप अपना ये मेडिकल एक्सपेंसेस सारा निकालोगे। तो देखिए आपने चॉइस की है कि मैं इंश्योरेंस नहीं करूँगा, तो आपने पहले एक लॉस ये कर दिया है कि जो आपका सबसे बड़ा सेविंग था उस सेविंग को आपने रिस्क में रख दिया है क्योंकि आपने मेडिक्लेम नहीं करवाया है। तो वो जब इमरजेंसी क्रिएट होती है तो आपका जो हार्डन अमाउंट है, जो आपका सेविंग है, वो चला जाएगा मेडिकल एक्सपेंस के पीछे। मैं सेकंड एग्जांपल देता हूँ कि नॉर्मली मैंने देखा है कि इंश्योरेंस में लोग अपने 2 व्हीलर्स के 4 व्हीलर्स के जो इंश्योरेंस होते हैं, इसमें मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि 4 व्हीलर्स के इंश्योरेंस पॉलिसी तो वो टाइमली रिन्यू करते। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 व्हीलर्स की पॉलिसीज रिन्यू नहीं करते। और 2 व्हीलर्स की पॉलिसी में ओनली इट इज नॉट अ पॉलिसी बट इट्स अ पॉलिसी विथ थर्ड पार्टी लायबिलिटी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपकी यही 1 लाख की इनकम है, सालाना 12 लाख की इनकम है और आपने वो इंश्योरेंस पॉलिसी डेट चली गई, आप भूल गए इसको रिन्यू करना, या फिर आपको नहीं लगा कि भाई बार बार मुझे कोई कंसल्टेंट फ़ोन कर रहा है और वो उसके भले के लिए कर रहा है, आई डोंट हैव अ टाइम और मुझे नहीं करना है, मैं सोचूंगा। अब न ऐसा कुछ हो ना जाए आपके साथ, लेकिन बाय मिस्टेक या बाय एन इंसिडेंट कोई एक्सीडेंट ऐसा हो जाता है जिससे कि आपके व्हीकल से जब आप ड्राइव कर रहे हो या कोई और ड्राइव कर रहा है और किसी को बहुत बड़ी इंजरी हो जाती है और वो इंजर्ड जो व्यक्ति है उसकी सालाना इनकम वो 15-20 लाख है, तो आप नहीं मानोगे कि अगर उनको कुछ हो जाता है तो एज पर द लॉ उसकी जितनी भी फ्यूचर इनकम की लॉस है उसके साथ पूरा एक वैल्यू डिज़ाइन होता है और वो वैल्यू आपकी लायबिलिटी बनता है। जैसे कि एक 15-20 लाख की इनकम, सालाना इनकम वाला आदमी जिसकी एज 32 है, ओनली 30 है, तो 3.5 करोड़ की सिंपल लायबिलिटी प्लस एडिशन 40% का प्लस अदर थिंग्स, वो सब मिला के आपके ऊपर 4.5-5 करोड़ रुपए की लायबिलिटी आ सकती है। और वो जब केस चलता है कोर्ट में और अगर वो केस लंबा चलता है तो उसका 8 या 9% इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन इसमें ऐड होता है, तो आपके ऊपर एक 600-700 रुपया या 1000-1200 रुपया का इंश्योरेंस का प्रीमियम आप चूक गए हो या आपने नहीं भरा है, तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी की हार्ड अर्न अमाउंट लेके चला जाएगा। तो आप कभी भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग नहीं कर सकते हो। मेरा सिंपल मानना है कि जो इंश्योरेंस है वो ही आपकी इन्वेस्टमेंट का प्रोटेक्टर है। अगर आपने इंश्योरेंस स्किप किया तो आपने जो भी सेविंग की है वो ऐसी सिचुएशन में किसी और को गिफ्ट हो जाएगी। सो यू कैन नॉट बाइफरगेट कि भाई मैं इंश्योरेंस लेना चाहूँगा और यू कैन नॉट कट द थिंग्स कि मैं इंश्योरेंस में जाऊँगा या इन्वेस्टमेंट में जाऊँगा। ये दोनों पूरक है, दोनों साथ में चलते हैं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट थिंग्स। मैं दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ। पहले इंश्योरेंस चीज़ ये होती थी कि जिसमें मोटर पॉलिसी है, एक्सीडेंट पॉलिसी है या फिर आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी है। लेकिन आपको शायद पता हो कि आज के दिन में कोई आदमी अपना जब मकान भी बनाता है ना, तो करीबन वो मकान में भी 1.5-2 करोड़ का खर्च हो जाता है। और आज हम लोग जिस एरिया में रहते हैं या फिर गुजरात में बहुत सारी ऐसी जगह है जो क्लास 2 क्लास 3 जोन में आती है, जो अर्थक्वेक जोन कहे जाते हैं। अगर एक अर्थक्वेक से भी आपकी पूरी प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है तो ये आपके ऊपर तय है कि आपको सोचना है कि 6-7 हज़ार या 10 हज़ार का प्रोटेक्शन
आप इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने के बाद अगर आप वो 2-2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी सिक्योर कर सकते थे, प्रोटेक्शन ले सकते थे, तो वो 10,000 अमाउंट को रिस्क में रखना है या 2.5 करोड़ की अमाउंट को रिस्क में रखना है, दैट यू हैव टू चूज। तो मेरे एंगल से ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, वो इट्स अ सेविंग ऑफ योर सेविंग पार्ट, वो आपकी जो सेविंग है उसको बचाता है। सेकेंडली मैं आपको बोलता हूँ इंश्योरेंस में बहुत सारी वेराइटीज़ है, जैसे कि प्रोफेशनल जो लोग हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जैसे डॉक्टर्स है, और भी प्रोफेशनल लोग हैं, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर्स है। तो इन लोगों की जो स्किल होती है वो स्किल के हिसाब से वो अपनी पूरी चीज़ें पब्लिक को उसकी स्किल के हिसाब से वो पब्लिक को सर्व करते हैं। लेकिन आज ऐसी चीज़ें होनी चालू हो गई है कि अगर कुछ छोटी सी गलती भी हो जाती है, अगर ट्रीटमेंट में गलती होती है या कुछ भी होती है, तो फिर वो कोर्ट में केस चलते हैं और कोर्ट में से वो अगर लायबिलिटी फिक्स होती है तो आपका जो 25-50 हज़ार का प्रीमियम का कंट्रीब्यूशन था, जिसमें आप 2-5 करोड़ के अपने मेडिकल स्किल को सिक्योर कर सकते थे, अपनी प्रोफेशनल स्किल को सिक्योर कर सकते थे, आपने अगर इस चीज़ को स्किप की है तो फिर आपकी पूरी लाइफ की इनकम इसमें चली जाएगी, जो कि अगर कोर्ट से अवार्ड आ गया तो उसमें आपको पूरी रकम चली जाएगी। तो आप इसको अलग नहीं रख सकते हो, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग नहीं रख सकते हो। मैं दूसरी चीज़ आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट में कभी कभी क्या होता है कि एक आदमी की अपनी खुद की एक वैल्यू होती है, जिसको ह्यूमन लाइफ वैल्यूएशन के हिसाब से HLV के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। अगर एक आदमी 2 करोड़ 3 करोड़ या 5 करोड़ की अमाउंट अर्न करता है हर साल, तो उसकी 10 या 15 ईयर्स की लाइफ स्पाइन मिनिमम कंसिडरेशन के हिसाब से गिनी जाती है। अगर मैं 5 करोड़ की आवक है मेरी हर साल, तो मेरी वैल्यूएशन जाएगी 75 करोड़। लेकिन वो 75 करोड़ इट इज़ नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है वो मैं आपको बोलता हूँ। जैसे 6-7% का इंटरेस्ट का इन्फ्लेशन का रेट है, अगर 7% है 8% है, तो 15 साल की आपकी जो टोटल इनकम है, अगर उस इनकम को आप 7% से डिस्काउंटेड करके 15 साल का कैलकुलेशन में 7% डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल के वो जो कैलकुलेशन आज के दिन में लाते हो, अगर वो कैलकुलेशन 28 करोड़ आती है या 30 करोड़ आती है, तो दैट इज़ योर प्रेजेंट वैल्यू। अगर आपने इतनी टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं ली है तो आपकी जो फैमिली है उसको आप एक रिस्क पे रख रहे हो, क्योंकि ये फैमिली जो लॉस करेगी, अगर ये लॉस एक्सीडेंट से होता है तो समझिए कि कोई थर्ड पार्टी व्हीकल लॉस है तो आपको वहाँ कोर्ट से वो अमाउंट मिल जाएगी। लेकिन नेचुरल डेथ है या कोई डिसीज से डेथ होता है तो फिर जाके आपकी अगर टर्म पॉलिसी उतनी अमाउंट की नहीं होगी तो पूरी फैमिली एक रिस्क के ऊपर चली जाती है। तो यानी इंश्योरेंस ये आपकी लाइफ के अंदर एक जुड़ी हुई चीज़ है। इसको आप इन्वेस्टमेंट के एंगल से न देखें, इसको सिक्योरिटी के एंगल से देखें। और मेरी तो ये सलाह है कि आपकी जो हार्ड अर्न इन्वेस्टमेंट है उसको बचाने के लिए यू हैव टू इंश्योर डिफरेंट प्रोडक्ट जो भी है। अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि ये मुझे लेनी चाहिए, तो आई थिंक आपके एडवाइज़र को मिल के आपको ये चीज़ से चर्चा करते हुए इसको लेना चाहिए। दैट इज़ माय हम्बल सबमिशन। ओके, चीज़ ये है कि इस बात पे ये लगा कि इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट दोनों ही होना चाहिए। हाँ, ये ओके। तो चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट अगर कुछ है, FDR की बात की, या तो कोई एक टेन्योर के बाद जो इन्वेस्टर है ही में गेट बैक हिज मनी, मतलब ब्याज के साथ कुछ उसे अमाउंट वापस भी मिलती है। तो इंश्योरेंस में मतलब बहुत लंबा स्पैन भी चलता है। तो इंश्योरेंस मतलब कितनी उम्र से लेकर कितनी उम्र तक इंश्योरेंस लेने वाले को प्रीमियम भरना पड़ता है? इंश्योरेंस की देखिए, इंश्योरेंस में 2 चीज़ें हैं, मैं आपको इसमें क्लियर करना चाहूँगा। आप जो एंगल से अभी मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं वो लाइफ इंश्योरेंस की बात है, और दूसरी है नॉन लाइफ प्रोडक्ट है। नॉन लाइफ प्रोडक्ट में आपका मेडिक्लेम आता है, आपकी हाउस होल्ड पॉलिसी आती है, आपकी बिजनेस पॉलिसी आती है, आपकी मोटर पॉलिसी आती है, आपकी ओवरसीज मेडिक्लेम आती है, आपकी मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी आती है, LOP आती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सालाना प्रीमियम के हिसाब से कटती है।
अभी मेडिक्लेम में और उसमें तो 3 साल के भी पैकेज आना चालू हो गए हैं, और फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में 10 ईयर्स का भी ये लोग प्रीमियम लेना इंश्योरेंस कंपनी ने चालू कर दिया है, तो उसमें डिस्काउंट भी होता है। लेकिन इंश्योरेंस के हिसाब से अगर लाइफ इंश्योरेंस की आप बात करते हो, तो लाइफ इंश्योरेंस में अगर एक ह्यूमन लाइफ वैल्यूएशन के हिसाब से हर एक आदमी के पास एक टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। दिस इज़ माय सिंपल एडवाइस टू ईच एंड एवरी वन, जो कि अगर अपने एंगल से कमाना चालू कर देता है, 20, 22, 25 साल की एज है, अगर उसने कमाना चालू कर दिया है, तो अगर उसकी फैमिली है तो उसको इस चीज़ को टर्म पॉलिसी में लेना चाहिए। और टर्म पॉलिसी में ऐसा नहीं होता है कि यू हैव टू पे प्रीमियम फॉर लाइफ टाइम। नाउ कंपनीज आर गिविंग सर्टन डिफरेंट ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर। मैं आपको प्रोडक्ट की बात करता हूँ, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस में एक ऐसी प्रोडक्ट भी है जो 100 ईयर्स तक आपको कवर करती है, लेकिन यू हैव नॉट टू पे द प्रीमियम फॉर 100 ईयर्स। आपने उसमें चूज़ करना है कि मैं 50 साल तक भरूंगा, मैं 40 साल तक भरूंगा, या मेरी एज 60 हो जाए तब वो प्रीमियम सीज हो जाएगा। और इस प्रोडक्ट के अंदर दूसरी चीज़ें भी वैराइटीज़ के अंदर आती है कि जैसे आपने टर्म पॉलिसी ली है, और टर्म पॉलिसी के साथ आप राइडर्स भी ले सकते हो, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस राइडर है। तो कभी कभी ये पॉइंट भी आता है कि मैं टर्म पॉलिसी ले रहा हूँ, वाई आई शुड प्रिफर और वाई आई शुड टेक दिस क्रिटिकल इलनेस राइडर। तो क्रिटिकल इलनेस राइडर एक ऐसी चीज़ें है कि आज के दिन में आप देखते हो कि नॉर्मली हार्ट फेलियर होते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, या फिर कैंसर। ये बीमारी अभी पहले तो इतनी नहीं थी, लेकिन पता नहीं चलता है, लेकिन वो स्प्रेड हो रही है, लाइक एनीथिंग स्प्रेड हो रही है, और ये बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के ऊपर भी हम लोग एक पूरा एपिसोड कर सकते हो, कर सकते हैं। की बात है। हाँ, कंसर्न। तो अगर ये कैंसर हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर जिस व्यक्ति को, जो ब्रेडविनर है फैमिली का, अगर उसको कैंसर हो जाता है, तो फिर उनकी जो इनकम अर्न करने की कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और उसके साथ उसके अंदर एक फियर एंटर होता है। तो तब जाके अगर आपके पास क्रिटिकल इलनेस राइडर है पॉलिसी में, तो वो एक ब्यूटीफुल राइडर इंश्योरेंस कंपनी ने डिज़ाइन किया है, जो सर्टेन पीरियड के बाद पूरी सम इंश्योर्ड आपको एक साथ 90 डेज़ के साथ या 120 डेज़ के साथ, अगर 5 करोड़ की आपकी क्रिटिकल इलनेस राइडर है तो 5 करोड़ आपको मिल जाएगा। फिर आपको जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसका एक भी रुपया प्रीमियम नहीं भरना है, और आपकी पॉलिसी पूरे साल आप जिंदा रहोगे, जो टर्म है तब तक वो चालू रहती है। ऐसी प्रोडक्ट्स भी अभी मार्केट में है। मैं पाठक साहब आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब हम लोग इंश्योरेंस में जब हमने काम, बहुत सारे ऐसी प्रोडक्ट थी जो हमने सेल की है, तो एक प्रोडक्ट की मैं इसमें चर्चा करना चाहूँगा। कभी कभी ये भी होता है कि इंश्योरेंस में कोई ऐसी प्रोडक्ट आ जाती है, जो प्रोडक्ट मैं मानता हूँ कि शायद कैलकुलेशन से, एक्चुअरीज की भी कभी कभी, या फिर गवर्नमेंट की कुछ ऐसी प्लानिंग हो, या गवर्नमेंट के अंदर कुछ सोच हो, जिससे वो प्रोडक्ट गवर्नमेंट पुश करती है इंश्योरेंस कंपनी को, जिसमें SBI और LIC को, जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग यूनिट्स है, तो उनको ज़्यादा पुश होता है, LIC को ज़्यादा पुश होता है। तो वो प्रोडक्ट LIC के पास पहले बहुत ऐसी प्रोडक्ट आई थी। मैं एक प्रोडक्ट की आपको बात करना चाहूँगा। एक जीवन सुरक्षा करके प्रोडक्ट आई थी, उसका प्लान नंबर था 122 करके, और वो 1996 से 1999 तक चली थी ये प्रोडक्ट, या 2000 तक चली थी। इस प्रोडक्ट की ब्यूटी ये थी कि 10,000 रुपया अगर सालाना आपने प्रीमियम भरा है, तो आपको इनकम टैक्स में 100% उसको सेक्शन 80CCC था, तो 80CCC था। 80CCC में वो आपको 10,000 रुपीज़ का पूरा इनकम में से बाद हो जाएगा, वो 10,000 रुपीज़, और फिर उसको आपने सालाना भरने का तय किया है। तो 20 साल 25 साल के बाद एक नोशनल कैश ऑप्शन करके उसमें एक अमाउंट थी, जो गवर्नमेंट ने इतनी बढ़िया प्रोडक्ट बनाई थी उस समय पे, कि जिस प्रोडक्ट में मेरा ये मानना है कि शायद मैंने मेरी लाइफ में ऐसी प्रोडक्ट नहीं देखी है कि जो 10,000 के 30 इंस्टॉलमेंट भरने के बाद 17, 18, 22 लाख तक नोशनल कैश ऑप्शंस उसमें इकट्ठा होता था। वो लोगों को अभी तो मैच्योरिटी आना चालू हो गया है,
और उसका 8 to 9% आज इंटरेस्ट के हिसाब से उनको पेंशन आना चालू हो गया है। अब आप ही सोचिए कि अगर वो 22 लाख का 8% के हिसाब से उस फैमिली को 10,000 के सामने आज 1,92,000 रुपीज़ हर साल आना चालू हो गए, तो क्या आपको लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है? I was on that day I was telling each and everyone कि it's a investment product. Secondly, एक मैं प्रोटेक्शन के साथ जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट आई थी जीवन रेखा करके, जिसका प्लान नंबर था LIC में 152, इसकी भी थोड़ी बात करना चाहूँगा कि उस समय हमारे गांधीनगर में SDM थे मेहंदी रत्ता जी और कैमू साहब थे मार्केटिंग मैनेजर, और 152 करके वो प्लान आया। तो प्लान का कैलकुलेशन कुछ ऐसा था कि मैंने उस कैलकुलेशन को जब कैलकुलेट किया तो आई सेड कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फंड प्लान आई हैड सीन इन माय लाइफ। मैं आपको इसमें बताता हूँ क्योंकि कभी कभी ये भेद रेखा है कि वाई ओनली इंश्योरेंस और ओनली इन्वेस्टमेंट। मैं इस चीज़ों को आपको बताता हूँ, कभी कभी ऐसी क्लिक आती है तो आपको वो वॉच करना है कि ये प्रोडक्ट आई है, ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, लेकिन ये शायद बढ़िया से बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो जाती है, और कैसे होती है ये मैं आपको एग्जाम्पल की दौर से ये प्रोडक्ट की बात करना चाहूँगा। वो प्रोडक्ट ऐसी आई थी कि 100 ईयर्स का वो होल लाइफ प्रोडक्ट था। हर 5 साल के बाद सम इंश्योर्ड का 10% आपको मिलने वाला था। मैं आपको एक नियरेस्ट टाउन है, हमारे गांव के नियरेस्ट में एक टाउन है हारिज करके। मैं हारिज के अंदर मेरे बहुत अच्छे वडील मित्र थे और मैं उनकी बात करता हूं कि जब हमने प्रोडक्ट आई और मैं उनके साथ एक कैलकुलेशन में बैठा था तो 1 करोड़ की प्रोडक्ट का 20 साल के लिए प्रीमियम आता था 3-3.5 लाख रुपया, और हम दोनों ने कैलकुलेशन निकाला कि अगर 3 लाख के हिसाब से मैं 5 साल प्रीमियम भरता हूँ तो उन्होंने बोला कि मैं 15 लाख प्रीमियम भरूंगा, उसमें से 1 करोड़ में से 10% के हिसाब से मुझे 10 लाख रुपया वापस आएगा। तो 40 या 50 रुपये का अंदर अगर बोनस ऐड किया जाए तो हर साल उसमें 4 से 5 लाख का बोनस ऐड करने से 5 साल के अंदर वो प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाती है 1 करोड़ प्लस 25 लाख रुपीज़, और वो 10 लाख उनको वापस आ गए। तो उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड इंश्योरेंस कंपनी कितना रहा? ओनली 5 लाख रुपीज़। बट व्हाट ही इज गोइंग टू गेट आफ्टर 5 years दैट इज़ 1.25 लाख रुपीज़। उन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में ये पॉलिसी ली तो हमारे सीनियर मेहंदी रत्ता जी को हारी जाना पड़ा था, और उन्होंने पर्सनली ये बोला कि मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। एंड देन वी डिस्कस विथ हिम। हमने बोला कि साहब जी, वैसे इंश्योरेंस में बोला जाता है कि इतना रिटर्न नहीं होता है, तो व्हाई यू चूज़ दिस प्लान? और हम दोनों जानते थे कि व्हाई ही सिलेक्टेड दिस प्लान। तो उन्होंने उस समय ऐसे मेहंदी रत्ता जी को बताया कि देखिए, मैं 5 साल के अंदर मेरा जो भरा हुआ पैसा है वो तो मैं 15 लाख में से 10 लाख वापस ले लेता हूँ। अब मेरा बोनस और जो सम इंश्योर्ड जो प्रीमियम अंदर पड़ा है उसमें भी आप मुझे इंटरेस्ट लोन देते हो, और वो लोन अगर मैं अपने बिज़नेस में लगाता हूँ तो मेरा बिज़नेस के अंदर जो रिटर्न होता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला था कि वो कमोडिटी के बहुत बड़े और ऑयल इंडस्ट्रीज़ के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। आज तो वो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि मेरा 18, 20, 22% या 24% का मेरा बिज़नेस में रिटर्न है। तो मैं अगर ये मेरी ही इन्वेस्ट की अमाउंट को 5 साल के बाद अगर आपसे लोन से वापस लेता हूँ तो आई हैव टू पे यू ओनली 7 to 8%, एंड आफ्टर ऑल दैट अमाउंट अगर मैं इसको मेरे बिजनेस में डालता हूँ तो बिजनेस से मैं 24% उसका रिटर्न लूँगा, 24% लूँगा। तो आफ्टर ये चॉइस में से मुझे इंश्योरेंस कंपनी को अगर 8% ही देना है तो मेरे अमाउंट से मैं 16% कमाना 5 साल के बाद चालू करूँगा। सो दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली प्रोडक्ट कि आपको इसको कैसे देखना है, आपके अंदर कैसे इसको जाना है। तो दैट इज़ अ थिंग कि आप इस एंगल से भी इंश्योरेंस को रख सकते हो। और दूसरी बात आपने की कि इन्वेस्टमेंट पैटर्न में, तो इन्वेस्टमेंट पैटर्न में बहुत वैरायटीज़ है। मैं इन्वेस्टमेंट पैटर्न की बातें अगर आपके साथ दिल से क्लियर करना चाहता हूं तो मैं किसी को आज के दिन में बोलूँगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट के एंगल से कुछ भी इन्वेस्टमेंट चालू करना है तो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल
you start investing into gold. देखिए बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि एक विज़न से इक्विटी के अंदर जाना चाहिए। मेरा इक्विटी का एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है, मेरी इक्विटी की समझ भी है, लेकिन मैं हमेशा मेरे जो मेरे मुझसे एडवाइस लेते हैं, हालांकि आज के दिन में मैं सिंपली फ्रेंडली एडवाइस करता हूँ क्योंकि मैं 100% प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं जो भी मुझे पूछता है तो मैं उनको बोलता हूँ कि यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू गोल्ड ओनली फर्स्ट। गोल्ड में इसलिए बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट पैटर्न में बोला जाता है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कितना भी बढ़ना हो, गोल्ड को पैरेलली बढ़ना है। और आपने देखा होगा कि 5 साल में जो गोल्ड बढ़ा है वो तो शायद लैंड भी नहीं बढ़ी है। तो गोल्ड इज़ अ सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। वो यूनिवर्सल, मेरे एंगल से कहा जाता है तो यूनिवर्सल करेंसी है। अगर आपके पास गोल्ड पड़ा है तो कोई भी वैल्यू में आपको डॉलर मिल जाएगा, कोई भी वैल्यू में आपको रूबल मिल जाएगा, कोई भी वैल्यू में वर्ल्ड की कोई भी कमोडिटी मिल जाएगी। आपके पास गोल्ड होना ज़रूरी है। सो स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इनटू गोल्ड और नॉट फिजिकली। मैं अगर कोई मुझे बोलता है कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट में मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा इन्वेस्टमेंट पैटर्न में मैं अगर ज्वेलरी खरीदूँ तो मैं ज्वेलरी को गोल्ड नहीं बोलता हूँ। ज्वेलरी वो पहनने की चीज़ है, वो आपके घर के जो महिलाएं हैं उनके लिए है, तो उनको आप इन्वेस्टमेंट नहीं करिए, वो उनकी अपनी एसेट है। और मैं मानता भी हूँ कि एसेट महिलाओं के पास रहनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के दौर से वो नहीं होनी चाहिए। अगर ऑर्नामेंटल ही रहना चाहिए। लेकिन मेरे एंगल से अगर आप फिजिकली गोल्ड में जाइए तो आप गोल्ड कॉइन ले सकते हो, गोल्ड बार ले सकते हो। और फिजिकली न जाना चाहो तो आज के दिन में बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट पैटर्न भी है जहाँ पे आप रेगुलरली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और वो डीमेट फॉर्म में भी जमा होता है। जैसे जियो फिनांस है, तो जियो फिनांस ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी है, तो उन्होंने ये गोल्ड की इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट की है जहाँ पे आप रेगुलरली वीकली, डेली भी कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो, और इस एंगल से आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा, अगर आप मुझे पूछना चाहो तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली ये बोलना चाहूँगा कि इफ़ यू हैव एनी नॉलेज देन गुड इन डायरेक्ट इक्विटी। अगर आपके पास वो नॉलेज न हो तो फिर आप चूज़ करें कि कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी का लास्ट 5 इयर्स में अच्छा रिटर्न है। आपको ये ट्रैक देखना है 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का। मैं बोलता हूँ कि 3 से 5 साल का अगर आपका रिटर्न का आपको कॉन्फिडेंस आता है कि भी मुझे SBI MF में भरोसा है, LIC MF में है, आज के दिन में तो ब्लैक रॉक भी इंडिया में आ गई है रिलायंस जियो के साथ, तो ब्लैक रॉक में आप चले जाइए, PNB में चले जाइए। मैं कभी कभी एडवाइस करता हूँ iPru में, ICICI में चले जाइए। तो ये सारी जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो इस कंपनी के अंदर जो फंड मैनेजर होते हैं उसका एक पूरा कैलकुलेशंस होता है और वो फिर इन्वेस्ट करते हैं कौन से स्टॉक्स में निकलना चाहिए, कौन से स्टॉक्स में एंट्री करनी चाहिए, किस टाइम पे एंट्री करनी चाहिए, किस टाइम पे एग्जिट करना चाहिए। ये एक्टिव मैनेजमेंट हम इंडिविजुअल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए वी हैव टू चूज़ अ फंड मैनेजर ओनली। और इसीलिए मैं एडवाइस करता हूँ जिनको भी छोटा इन्वेस्टमेंट करना हो वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से SIP करें। जिनको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो और जिनको स्टॉक की थोड़ी समझ हो वो स्टॉक में स्ट्रेट इन्वेस्टमेंट करे तो भी मैं इसको मना नहीं करूँगा, लेकिन उनका खुद का एक अपना कैलकुलेशंस और एक अपना एंगल होना चाहिए। जैसे कि आज के दिन में मुझे कोई पूछता है कि आप अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट में कोई प्रोडक्ट के अंदर हमें बताना चाहे तो कौन सी